और बताओ फिर क्या हाल चाल है सबके। बढ़िया। तो आज हम पढ़ लेते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इस पूरी वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे एंड चैलेंजेस देखेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ, तो लास्ट तक देख लेना वीडियो को और बिना डिस्ट्रैक्शन के देखना। ऐसे फ़ोन उन साइड में रख देना। अगर लैपटॉप पे देख रहे हो, फ़ोन पे ही देख रहे हो तो फिर नोटिफिकेशन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान मत देना जो मैसेजेस वगैरह आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मस्त एग्जांपल के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन का। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसे कहते हैं। अभी ग्लोबल वाला टर्म साइड में रखते हैं। अभी मेरे को बताओ सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कहीं पे आप मशीनरी लगाओगे जहाँ पे उस रॉ मटेरियल को डाल के, आलू डाल के सोना निकालोगे। एक बार आपका प्रोडक्ट बन गया तो उसको कस्टमर्स तक लेके जाओगे, कस्टमर्स तक पहुँचाओगे, कस्टमर दुकान पे जो भी है ना। फिर कस्टमर्स अगर कोई क्वेरीज लेके आते हैं तो उसको भी हैंडल करोगे। इस पूरी चेन को बोलते हैं सप्लाई चेन। ऐसे ही ग्लोबल सप्लाई चेन होती है। ग्लोबल सप्लाई चेन मतलब अगर एक से ज़्यादा देश इन्वॉल्व हैं उसमें तो उसको आप बोल दो ग्लोबल सप्लाई चेन। जैसे कि फ़ोन बनाने वाली कंपनी मान लो स्क्रीन जो है साउथ कोरिया से मंगाती है, बैटरी चाइना से मंगा लेती है, जो उसके माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, मदरबोर्ड है, वो ताइवान से मंगा लेती है, और जो उसकी फैक्ट्री है जहाँ पे ये सब कुछ असेंबल होगा वो उसका वियतनाम में है। तो इतनी सारी कंट्रीज़ में अगर ये कंपनी डील कर रही है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। और इसके अलावा बस ये तो बनाने वाला प्रोसेस था। अब यहाँ पे फ़ोन बन के तैयार हो गया आपका। अब फ़ोन को लेके भी तो जाओगे आप, दूसरी कंट्रीज़ में बेचोगे भी तो सही। ठीक है, तो उसको पैकेजिंग करना, अब दूसरी कंट्रीज़ में बेचना, जैसे यूएस में बेच दिया, यूरोप में बेच दिया, अफ्रीका में बेच दिया, है ना। तो यहाँ पे लेके जाना, किस तरीके से लेके जाओगे, समुद्र के रास्ते लेके जाओगे, हवा से लेके जाओगे मतलब एयरप्लेन से लेके जाओगे, या ज़मीन से ही ट्रक वगैरह निकाल दोगे। ठीक है, वो सब कुछ डिसाइड करना होता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस। और ऐसा क्यों करती है कंपनी? कंपनी क्या एक देश में नहीं बना सकती है फ़ोन? बिल्कुल बना सकती है, लेकिन अगर कंपनी बहुत सारे देशों में इन्वॉल्व होती है तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है फ़ोन। क्वालिटी जहाँ पे अच्छी है वहाँ पे वो बनवा सकती है फ़ोन, और वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी कस्टमर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे वो फ़ोन बेच सकती है ईजिली ले जाके। इसलिए तो ग्लोबल एस्पेक्ट लगाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो था एग्जाम्पल। अभी देख लेते हैं लिखने वाली टर्म में ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसे कहते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड ओवरसीइंग हाउ प्रोडक्ट्स आर मेड, मूव्ड एंड सोल्ड अक्रॉस द ग्लोब। जैसे कि मैंने बताया था कि कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे उनको आप कस्टमर्स तक लेके जाओगे, कैसे बेचोगे, ये सब कुछ आता है ग्लोबल सप्लाई चेन में। ठीक है, और पूरे ग्लोब में हो रहा है, ये वर्ल्ड में हो रहा है, पूरे हर एक कंट्री में आप कर सकते हो ऐसी चीज़। अगर मान लो आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, यूएसए में बेच रहे हो, वहाँ तक कैसे लेके जाओगे, क्या क्या करोगे, लॉजिस्टिक्स क्या रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेंगे, अगर आप वो डिसाइड कर रहे हो तो आप ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हो। It encompasses all the activities involved in sourcing raw materials, manufacturing and distributing products to customer worldwide। वही सेम चीज़ हो गई कि कैसे आप सप्लायर से रॉ मटेरियल लोगे, कैसे उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करोगे फिनिश प्रोडक्ट्स में, है ना, और कैसे उसको पैकेजिंग करके कस्टमर्स तक लेके जाओगे। कस्टमर्स क्योंकि आपके बहुत सारे देशों में हो सकते हैं, तो अगर वो सब आप डिसीजन ले रहे हो तो आप ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हो। The global approach allows companies to leverage cost advantage, access new markets and enhance their competitive edge। कंपनीज ग्लोबल अप्रोच क्यों लगाती हैं कि इंडिया में अगर बेच रहे हो, इंडिया में अगर आप सामान बना रहे हो तो इंडिया में बेच दो ना यार, क्यों बाहर लेके जाना है। अगर आप इंडिया में सामान बनवा रहे हो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो चीज़ें यूएसए से, चाइना से, उस सामान को बनाने के लिए, ताकि आपको कॉस्ट एडवांटेज मिले और आप इंडिया से बाहर बेचना चाहोगे क्योंकि आपको नए नए मार्केट्स मिल रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया के कस्टमर्स कितना ही खरीद लेंगे, अब बाहर भी बेच दो, क्या दिक्कत है। तो क्या होगा, आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। अगर ये सारे आप डिसीजन लेते हो तो आप ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हो। आई होप ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो कहीं पे, बहुत ईजी है। अगर इसको लिखोगे ना तो कोई भी काट नहीं सकता है आपके आंसर को, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इसमें आता क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है ग्लोबल सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। किसी भी सामान को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल्स लेके आते हो ना। तो अगर आप रॉ मटेरियल्स किसी और देश से मंगा रहे हो, किसी बहुत सारे देशों से मंगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ग्लोबल सोर्सिंग कर रहे हो। और यहाँ पे क्या एम क्या होता है कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और एक ही सप्लायर से नहीं। जैसे कि आप मान लो आपने चाइना पे पूरा डिपेंड हो गए कि भैया बैटरी तो मैं वहीं से मंगाऊंगा अपने फ़ोन की, मतलब फ़ोन बनाने के लिए आप मैन्युफैक्चरर हो, बैटरी बोल रहे हो मैं चाइना से ही मंगाऊंगा।
लेकिन कल को चाइना रेट महंगा कर देता है तो आपको ताइवान से भी कनेक्ट में रहना पड़ेगा, जापान से भी कनेक्ट में रहना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे अगर रिस्क वगैरह होता है तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ पे मूव कर सकते हो। उसको रिस्क मिटिगेशन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बार आपने रॉ मटेरियल ले लिया, उसके बाद आप डिमांड को प्लान करोगे और फोरकास्ट करोगे, ताकि आप वेस्टेज ना करो ज़्यादा, और उस हिसाब से आप इन्वेंट्री रखो, उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन को आप आगे फर्दर प्लान कर सकते हो। और ग्लोबल लेवल पे डिमांड फोरकास्टिंग करना या डिमांड प्लानिंग करना बच्चों का खेल नहीं होता है, तो यहाँ पे डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग करना पड़ता है। थर्ड होता है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो कि सबसे ऐसे काफ़ी लोगों को गलतफहमी होती है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ही लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। नहीं, ये सप्लाई चेन का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत सब कुछ मिला के बनाया गया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर्स तक आप प्रोडक्ट्स पहुंचा दो, कस्टमर्स की क्वेरीज हैंडल कर लो, आफ्टर सेल सर्विसेज, सब कुछ सप्लाई चेन होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, एक देश से ज़्यादा में आपका जो भी होगा सप्लाई चेन होगा, ठीक है। तो कैसे आप जो भी गुड्स हैं उसको मूव करोगे एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे, है ना, जहाज़ से लेके जाओगे या एरोप्लेन से लेके जाओगे या ट्रेन से लेके जाओगे या रोड से लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे, ठीक है। और वहाँ के शिपिंग रेगुलेशंस क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है। फोर्थ होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो भी आप सोर्सिंग कर रहे हो, आपके जो स्टॉक लेवल्स हैं ऑप्टिमल लेवल पे हैं, ठीक है। ओवर स्टॉक नहीं कर रहे हो आप, स्टॉक आउट्स नहीं हो रहे हैं आपके पास, समझ रहे हो। ओवर स्टॉक मतलब ज़्यादा इन्वेंट्री रख ले रहे हो, स्टॉक आउट्स मतलब आपके पास सामान ही नहीं है, बनाओगे कैसे आप, ठीक है। दूसरे देशों में अगर आपका बिजनेस है ना, तो वहाँ के कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो सकती है बहुत रैपिडली, तो आपको उस हिसाब से इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा। फिफ्थ होता है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोलैबोरेशन भी कर रहे हो और कम्युनिकेशन भी कर रहे हो। बहुत सारे आपके स्टेक होल्डर्स होंगे, जैसे कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि जिससे आपको डील करना पड़ता है बेसिकली। सप्लायर्स हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर्स, ठीक है। तो उनके साथ कम्युनिकेशन बना के रखना, उनके साथ कोलैबोरेशन करना, ठीक है, ताकि वो आपके बिजनेसेस को याद रखें और मतलब कभी भी ऑर्डर प्लेस करना हो या रिलेशनशिप बेसिकली अच्छा हो जाता है एक। सिक्स्थ होता है सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट। सप्लाई चेन में बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर आ गया, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, और सप्लायर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हो और उस सप्लायर ने कल को धोखा दे दिया आपको, है ना। तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। तो उस वजह से आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपके पास प्लान्स हैं एडवांस में, कि अगर कोई रिस्क आता है, कोई कंटीजेंसीज आती हैं, तो उसके लिए आपके पास वेल डिफाइंड प्लान अवेलेबल है उसको डील करने के लिए। क्या फ़ायदा होता है ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से रटता हुआ आ रहा हूँ कि कॉस्ट एफिशिएंसी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सप्लायर्स का ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे देशों से सप्लायर्स का ऑप्शन मिलता है। आपको जो बेस्ट लगता है कॉस्ट इफेक्टिव, उससे आप अपना सप्लाई या जो रॉ मटेरियल है वो ले सकते हो। और लो कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि चीप क्वालिटी लोगे आप, आपको क्वालिटी भी हाई देखनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। सेकंड होता है इन्हांस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके आप कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ा रहे हो। आप जैसे मान लो यूएस का कस्टमर है आपका, ठीक है, आपने ग्लोबल सप्लाई चेन इस हिसाब से मैनेज कर रखी है कि यूएस के कस्टमर ने आपके पास ऑर्डर प्लेस किया, आप इंडिया में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो, बांग्लादेश में बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, आपके पास यूएस के कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और आप टाइमली उसको ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, जिस क्वालिटी में प्रॉमिस किया था उसमें डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि आपका सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी लॉजिस्टिक्स चेन है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर आप करते हो तो आपका जो कस्टमर है आपसे खुश रहेगा, क्योंकि उनको ईजिली मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स, ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। थर्ड होता है एक्सेस टू न्यू मार्केट। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में। आप छोटा नहीं सोचते हो कि भैया मेरे को एक ही कंट्री में रहना है, आप एक कंट्री से ज़्यादा में जा सकते हो। फोर्थ होता है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था फंक्शंस में कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि सप्लाई चेन में अगर कुछ भी डिसरप्शंस आ सकती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, XYZ चीज़ें, तो उसके लिए आपको पहले से आपके पास क्या होता है, एक प्लान होता है ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो ये भी एक बेनिफिट साबित हो सकता है। फिफ्थ होता है इंप्रूव्ड सप्लायर रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने बताया था, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन आप करते हो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर्स में आपके सप्लायर्स अव्वल नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो सप्लायर्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हो आप, ताकि जो सप्लायर्स हैं वो रिलायबल रहें, आपको ऐसे धोखा ना दें आगे जाके, प्राइसिंग अच्छी दें आपको, और अपने जो रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी है, क्योंकि उसी को यूज़ करके तो आप फिनिश प्रोडक्ट्स बनाओगे, है ना, तो उसकी क्वालिटी वो बेस्ट रखें।
सिक्स्थ बेनिफिट होता है इसका इंक्रीज्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आप अगर ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हो तो आप अपने लॉजिस्टिक्स को बहुत सुधारते हो। अपने लीड टाइम्स, जो भी लीड टाइम होता है कि कस्टमर ने अभी ऑर्डर प्लेस किया या जो आपने सेलर के साथ ऑर्डर प्लेस किया, आने में कितना टाइम लग रहा है, कितनी देर आपको खाली बैठना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, ठीक है, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो रही है आपकी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो 100 बात की एक बात ये है कि ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बट इसको मैनेज करना इतना ऐसे बच्चों का खेल नहीं होता है। अभी इस स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सबसे पहला होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस कैसे, एक देश से अगर ज़्यादा में आप बिज़नेस कर रहे हो, एक कंट्री से ज़्यादा में बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, बिज़नेस किसी भी वे में हो सकता है, सप्लायर्स आपके बहुत सारे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो भैया उस कंट्री का जो लॉज हैं, ट्रेड रेगुलेशंस हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अलग होंगे। कंट्री टू कंट्री ये वेरी करते हैं। तो उसको समझने में अगर कुछ उसमें दिक्कत होगी तो उसको सॉर्ट आउट करने में आपका टाइम जा सकता है और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लग सकती है, ठीक है। लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लो आपका जो कस्टमर है वो यूएस में है, आप इंडिया में हो, भैया बहुत दूर है वो आपसे, आप सोच भी नहीं सकते, वो बहुत दूर है, ठीक है। तो ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो भी आपका जो आइटम है वो टाइमली पहुंच जाए वहाँ तक, उस क्वालिटी में पहुँचे, है ना। और जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, जिस ट्रांसपोर्टेशन से आप भेजोगे वो भी उतनी ना लगे, ठीक है। तो ये सारे जो डिसीजन आप लोगे, ये एक चैलेंज साबित हो सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते टाइम। थर्ड होता है सप्लाई चेन विजिबिलिटी। अब मान लो आपने यूएस और इंडिया वाले एग्जांपल लो, यूएस के कस्टमर्स को सामान बेच दिया, ठीक है, वो रास्ते में है, तो आपको रियल टाइम विजिबिलिटी नहीं पता चलेगी। कई बार ऐसा होगा कि मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, लॉजिस्टिक्स की तरफ से भी हो सकती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिले हो सकता है सामान और आपका उस पर कंट्रोल भी नहीं होगा क्योंकि वो बहुत दूर है कस्टमर, ठीक है। तो विजिबिलिटी का यहाँ पे एक इशू देखा गया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसको आप इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट। अब आपने बोल तो दिया कि भैया ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप अच्छे से रिस्क मैनेज कर लोगे, लेकिन उसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या आती हैं भैया, उसमें बहुत इंस्टेबिलिटी होती है, नेचुरल डिजास्टर किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो आप जो प्लान बना रहे हो ना, वो बच्चों का खेल नहीं है वो प्लान बनाना, ठीक है। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपकी पूरी सप्लाई चेन की धज्जियाँ उड़ सकती हैं वहाँ पर। फिफ्थ होता है कॉस्ट मैनेजमेंट। अब आप किसी और कंट्रीज़ में बिजनेस कर रहे हो, अगर किसी और कंट्री में सामान भेज रहे हो तो उस कंट्री के एक्सचेंज रेट्स अलग हो सकते हैं, कुछ उस कंट्री के बैरियर्स भी हो सकते हैं, टैरिफ बैरियर्स हो सकते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो एक है ही सबसे मेजर चीज़, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो पूरा प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए तो कॉस्ट मैनेजमेंट एक चैलेंज बताया गया है कि हलवा नहीं होता है कि कोई भी खा लेगा। सिक्स्थ होता है कल्चरल डिफरेंसेस। आप किसी और कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, ऑब्वियसली वहाँ की लैंग्वेज अलग हो सकती है, बिजनेस प्रैक्टिसेस जो वो बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं वो अलग हो सकती है, उनकी कल्चरल नॉर्म बिलीव्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसको आपने मिसअंडरस्टैंड किया तो फिर आपका जो इम्पैक्ट है वो आपको बिजनेस पे देखने के लिए मिल सकता है, आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। सेवंथ होता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अब ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको ये बोलती है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। साइबर सिक्योरिटी रिस्क होते हैं बहुत सारे, उनको भी मिटिगेट करो। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल सप्लाई चेन मांगती है आपसे। दिस इज़ द डिमांड ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन कि आपको करना ही करना है, और ये करना सबके बस की बात नहीं होती है। आपको लोग हायर करने पड़ेंगे इसके लिए टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जिससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। और तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट और क्या इसके फंक्शंस, बेनिफिट्स और चैलेंजेस होते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आई होप आपको वीडियो तो समझ आ ही गई होगी, बहुत ईजी था ये टॉपिक, ठीक है। और कमेंट कर दिया करो यार, अगर कोई भी डाउट है ना, कोई भी फीडबैक भी देना है आपको, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में आप लिख दिया करो, ठीक है। और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो, लाइक तो हो ही जाती है। और सब्सक्राइब देख लेना थोड़ा सा कि सब्सक्राइब पे ज़्यादा फोकस करो। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।